लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। माय सेल्फ सी गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है फिर से आपके अपने चैनल अनअकैडमी कॉमर्स पे, जहां पे हम कर रहे थे हम शुरू करने वाले एक नई सीरीज। यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर पूरे के पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाले, सारे के सारे पूरे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स इन डेप्थ। ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर हम किसी एक चैप्टर को कंप्लीट कर सके। 1 घंटा 1 घंटे से कम, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आज का मेरा जो टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस, सीधा शुरू करते हैं कि क्या होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है, जैसे कि आप एक ऑफिस में देख रहे हो कि एक मैनेजर है, सारी टीम्स को साथ में लेके चल रहा है। एक घर में हमारे पापा है जो परिवार को साथ में लेके चल रहे हैं। हमारे देश का एक लीडर है जो पूरे देश को साथ में लेकर चल रहा है। एक बैंक का मैनेजर है, पूरे बैंक की सारी चीजों को साथ में लेके चल रहा है। मैनेजमेंट का मतलब है चीजों को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम ढंग से करवाना, सारी चीजें ढंग से करना। आप लोग अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, मैं आप लोगों को पढ़ाना मैनेज कर रहा हूं। सो मैनेजमेंट का मतलब होता है हर एक जगह लगता है। कोई भी जगह ले लो, दुनिया की कोई भी कोने में लगो, हर कोई इंसान मैनेज कर रहा है। आप रशिया यूक्रेन ले लो, रशिया अटैक करना मैनेज कर रही है, यूक्रेन बचाना मैनेज कर रही है। देश के नेता लोग देश को चला, देश के लीडर्स आप प्रिवेंटिंग कोशिश कर रहे हैं कैसे हमें इस देश को चलाना है। तो दैट इज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म। इट्स ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, हर एक जगह गाइडिंग द एफर्ट्स कि भाई जितने भी एक मैनेजर जो होगा वो कोशिश क्या करेगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज को वो मैनेज कर रहा है, इस तरीके से करे ताकि जो भी उसका गोल है, लक्ष्य उसको अचीव कर सके। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन को बांटो तो उसमें ही 3 वर्ड निकल कर आ जाते हैं। एक है मैनेज, एक है मैन, एक है टेकफुली। कहीं ना कहीं हमें इंसानों को इस तरीके से मैनेज करना है कि उनको लगना भी नहीं चाहिए कि उनसे कुछ काम, उनसे मतलब कुछ उनको गलत तरीके से काम कराना, ये कराना, उनसे एकदम सही से काम कराना है। हमारे एम्प्लॉय भी खुश होने चाहिए और साथ साथ में मैनेजर। तो दैट इज मैनेजिंग योर ह्यूमन रिसोर्सेज टेकफुली, उससे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट। अब गाइस, तो 10 मैनेजमेंट हैज टू सी दैट एक मैनेजर का सिंपल सा काम है। हम जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे तो 3 चीजें आती है। एक होता है कि कोई भी टास्क, एक ऐसा प्रोसेस, क्या गाइस, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गाइस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी हमें टास्क दिया है, उस टास्क को हमें कैसे पूरा करना है। उस टास्क को हमें 2 तरीके से पूरा करना है। एक है इफेक्टिव और एक है एफिशिएंसी। पहला क्या है, इफेक्टिव, कि भाई जो भी हमें टास्क दिया है, जो भी हमें काम दिया है, जो भी एक्टिविटी हमें करनी है, उसको हमें टाइम पे करनी है। और एफिशिएंसी क्या बोलता है, जो भी हम टास्क कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उस टास्क में, उस काम में कहीं ना कहीं मेरे कम से कम खर्चा, मेरे कम से कम रिसोर्सेज लगने चाहिए कि नहीं, उससे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो डिटेल में पढ़ेंगे। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, हैज टू सी आर कंप्लीटेड with least amount of resources. So मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम अपने टास्क को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ पूरा कर रहे हैं। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, देखो। सो मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड, एक तरीके का कीवर्ड। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस क्या हम आगे पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसे सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसको हम फॉलो कर रहे हैं या जिसको हम यूज कर रहे हैं ताकि जो भी मेरा टास्क है वो टास्क को कैसा पूरा कर सके। एक है इफेक्टिवली, एक है एफिशिएंसी। इफेक्टिव का मतलब है कि जो भी टास्क दिया है बॉस, हमें उसको टाइम पे पूरा करना है। और एफिशिएंसी बोलती है कि कम से कम पैसे में भी करना है। तो इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे अब आगे। तो 3 चीज थी, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट है हमारा, सो गाइस, ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। डैश इज द डेफिनेशन, डैश डिफाइंस द प्राइमरी फंक्शन, वो सारी एक्टिविटीज जो एक मैनेजर को करनी पड़ती है,
जैसे आपको अपने स्कूल में एक फेयरवेल को मैनेज करना है तो हमें ढंग से पहले शेड्यूल, टाइम, डेट, फिर हमें ढंग से पहले देखना पड़ता है क्या क्या इवेंट होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। फिर हमें देखना पड़ता है किस किस बच्चों से हम करवाएंगे। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है क्या गाइस, फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कितने बच्चे चाहिए, कहाँ से लाओगे। फिर हम उन बच्चों को बोल के काम करवाएंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या एक्चुअल में सारी चीजें सही से हो रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे जो सीरीज ऑफ स्टेप एक मैनेजर फॉलो कर रहा है ताकि जो भी बॉस उसकी एक्टिविटी है, जो भी उसका सपना है, जो भी उसका एम है, वो उसको अचीव कर सके। उससे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट। सो अब नेक्स्ट है, फर्स्ट हो गया सॉरी, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में वो सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स हम जो फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? बॉस हमें जो भी टास्क दिया है, बॉस हमें जो भी काम दिया है, उस टास्क को, उस काम को हमें सही तरीके से पूरा करना है। हमें एक टास्क दिया है, बी किया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है। जो भी हमें टास्क दिया है, जो भी हमें काम दिया है, जो भी हमें काम करना है, उस काम को, उस एक्टिविटी को ढंग से पूरा करना इज कॉल्ड इफेक्टिव। आपको बोला गया है कि 10 दिन के अंदर आपको 100 शर्ट बनाने हैं। क्या 10 दिन के अंदर मुझे 100 शर्ट बनाने हैं? तो मैं एक इफेक्टिव कब कहलाऊंगा? जब कहीं ना कहीं 10 दिन के अंदर 100 शर्ट बना दूंगा। सिंपल सी बात है, दाम, दान, धन, भेद कुछ भी करके आपको जो भी टास्क दिया है उसी समय में वो कंप्लीट करना। आपको बोला गया है 10 दिन के अंदर 100 शर्ट बनाने हैं। अगर मैं कहीं ना कहीं बॉस 10 दिन के अंदर 100 शर्ट बना देता हूं तो मैं बोल जाता इफेक्टिव। इसलिए इफेक्टिव, इसमें टी स्टैंड्स फॉर टाइम। आगे डिटेल में और भी है पर मैं आपको सिर्फ एक बार ऊपर से बता रहा हूं। और एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि भाई साहब आपको ये 100 शर्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं 10,000 रुपए का बजट दिया है। अब आपने 8,000 रुपए लगाए, 9,000 लगाए, यहां तक कि 10,000 रुपए भी लगाए। जितने आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं या जितना हमें बजट दिया हुआ है, उन रिसोर्सेज, उन बजट में अगर आपने उस टास्क को, अगर हमने उस काम को पूरा कर दिया, क्या भाई साहब जो भी हमें पैसा दिया गया है या जो भी हमें बजट दिया गया है, उस पैसों पे अगर मैंने उस टास्क को, उस काम को पूरा कर दिया तो हम बोलते हैं एफिशिएंसी। यहां पे सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। सी क्या चीज के लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड फॉर कॉस्ट। कि भाई साहब तुम्हें जो टास्क दिया है ना, बनिया बुद्धि लगाओ, अपने दिमाग का यूज करो, हमें कम से कम खर्चों पे उस काम को पूरा करना है, उस काम को अंजाम देना है। तो उससे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बॉस? कम से कम खर्चों पे कम से कम पैसा लगा के जब एक टास्क को पूरे करने की बारी आती है, उससे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स द डूइंग द टास्क करेक्टली एट विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम खर्चों पे हमें वो कॉस्ट काम को पूरा करना है। There is a kind of cost benefit analysis relationship between inputs and output by using less resources। कम से कम resources में हर एक बनिया से आप शॉपिंग करने जाते हो ना, सोचते हो ना कम से कम पैसों पे ज्यादा कपड़े आ जाए, कम से कम पैसों पे ज्यादा चीजें आ जाए, तो दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। जब हम फोकस कर रहे हैं बॉस कि कम से कम खर्चों पे, कम से कम इनपुट पे हमारे ज्यादा आउटपुट आ जाने चाहिए। नेक्स्ट, अब एफिशिएंसी इज, अब इसको हम सीधा ज़्यादा डिटेल में ना जाके हुए तो अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। ये आपको सिंबल से, ये पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं टाइम की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की। तो ये डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में है तो प्रॉपर डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, बॉस तुमको जो काम दिया, तुमको बोला हुआ है 15 मिनट के अंदर चाय बना देनी, तो तुम्हारा काम क्या है? चाय बनाना, और उसी टाइम के अंदर। अब तुमको चाय बनाने को बोला जाए, तुम कॉफी बना रहे हो 15 मिनट में, नहीं चलेगा। तुमको चाय बनाने को बोला जा रहा है, तुम 20 मिनट में चाय बना रहे हो, नहीं चलेगा। तुम्हें टास्क भी सही करना है। सबसे पहले इफेक्टिवनेस में बात की जाए तो 2 चीजें कि सबसे पहले जो भी हमें टास्क दिया है, जो भी हमें काम दिया है, उस टास्क को भी सही तरीके से करना है,
और उसमें कहीं ना कहीं कम से कम टाइम पे, टास्क भी सही और कम से कम टाइम पे। इफेक्टिव कब कहलाओगे? जब तुम चाय भी बना दो और उसको 15 मिनट में बना दो। जब हम चाय भी बना ले और उस चाय को 15 मिनट में भी बना ले तो हम कहेंगे इफेक्टिव। तो एफिशिएंसी का मतलब है उसी टास्क को कम से कम पैसों में करना। अब इसका सीधा हम सिर्फ डिफरेंस करेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिर से यहां पे इफेक्टिव, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे भर भर के केस स्टडीज आए हुए। इफेक्टिवनेस, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। एफिशिएंसी, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो भी हमें टास्क दिया है, जो भी हमें काम दिया है, उस टास्क को, उस काम को कैसे पूरा करना है ऑन समय पे। हमको जो भी टास्क वा दिया है, हमको जो भी काम वा दिया है, उस टास्क को, उस काम को टाइम पे पूरा करना इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम से कम खर्चों पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए कि नहीं। एफिशिएंसी एक ही चीज पे बात करता है, कहीं ना कहीं गाइस हमें कम से कम खर्चों पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट भी चाहिए। अब इफेक्टिवनेस क्या फोकस करता है कि भाई साहब जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरा टारगेट है, मैं उसको अचीव करूं। कौन सा इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में? विच इज कंसर्न विद गोल। तो आप लोग जब पढ़ोगे तो याद कर लेना, द कंसर्न इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस बोलता है बॉस जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरा टारगेट है, उसको हम अचीव करेंगे। और एफिशिएंसी क्या फोकस करता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं हम ढंग से यूटिलाइज करें कि नहीं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं हमें ढंग से यूटिलाइज करना है। बिल्कुल। अब इफेक्टिवनेस क्या बोलता है? डूइंग द राइट थिंग। तुमको चाय बनाने को बोला गया है तो चाय बनाओ, राइट थिंग। आपको बोला गया है चाय 10 रुपए के अंदर बनानी है, पर आप अगर 20 में बना रहे हो तो गलत। 10 रुपए के अंदर डूइंग थिंग्स राइट, सही तरीके से अच्छे से चाय बनाओ ताकि दूध की बर्बादी ना हो, चाय पत्ती की बर्बादी ना हो, आप पानी यूज कर रहे हो पानी की बर्बादी ना हो। तो डूइंग थिंग्स राइट, ये याद रखना। राइट सबसे पहले आए तो इफेक्टिवनेस, राइट बाद में आए तो एफिशिएंसी। सही चीज करना इफेक्टिवनेस, चीजों को सही तरीके से करना एफिशिएंसी। अब इसी के साथ ये मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनेजमेंट किस तरीके का प्रोसेस है? मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक है मेरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट किस तरीके का गोल? कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में काम को मैनेज क्यों कर रहा है? आज कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी में काम को मैनेज कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मकसद है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मोटिव है। अगर आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो बहुत अच्छे से मैनेज हो, ये वीडियो बहुत अच्छे से जाए, तो मेरा मकसद है कि मैं जितने हो सके उतने बच्चे तक पहुंच सकूं, उतने बच्चों को अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो वही हर एक कंपनी का मैनेजर क्या मेक श्योर मैनेज कर रहा है ताकि जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, लक्ष्य है, उसको अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट किस तरीके का होता है? इट्स अ गोल ओरिएंटेड। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना ही गोल होता है। एक एनजीओ का गोल हो सकता है लोगों की सेवा करना, तो एक बिजनेस का गोल हो सकता है लोगों का पैसा कमाना। हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद है, तो हर कोई उसको पाना चाहता है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर का गोल होता है प्रॉफिट कमाना, पर एक एनजीओ का क्या होगा? लोगों का क्या बोलते हैं? लोगों की सेवा करना। तो मैनेजमेंट इज गोल। हर कोई इंसान मैनेज क्यों कर रहा है? जो भी मकसद है, जो भी टारगेट है। अब नेक्स्ट है परवेसिव, अपुनिज भगवान है। मैनेजमेंट क्या बोलता है? अपुनिज भगवान है। परवेसिव मतलब एप्लीकेबल एवरीवेयर। दुनिया की कोई भी कंपनी ले लो, इंडिया की रिलायंस टाटा ले लो या यूएस की अमेजॉन, एप्पल, गूगल ले लो, अल्फाबेट, कंपनी का नाम अल्फाबेट है। तो आप कोई भी कंपनी ले लो, हर कोई मैनेज कर रहा है।
हर किसी का मकसद है भाई प्रॉफिट कमाना। आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी लो या नॉन प्रॉफिटेबल, आप एक समाज की एक्टिविटी लो या एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, हर कोई इंसान मैनेज कर रहा है। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। गाइस, एक इंडियन कंपनी भी मैनेज कर रही है, एक यूएस कंपनी भी मैनेज कर रही है, पर यह हो सकता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट वेरीज थ्रू द कल्चर ट्रेडिशन। इंडिया में मैनेज करने का स्टाइल अलग होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में अलग होगा। इंडिया में जब आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो तो आपको इंडियन फेस्टिवल्स का ध्यान रखना है, दिवाली, होली, पर वहां पे जब आप ध्यान रख रहे हो तो शायद क्रिसमस, न्यू ईयर, थैंक्सगिविंग डेज का आपको ध्यान रखना होगा। तो दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है। और ऑर्गेनाइज, वेदर ये लाइन रखना, आप इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किस भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, हर किसी को मैनेजमेंट लगता है कि नहीं, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक को मैनेजमेंट लगता है कि नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। तो मैनेजमेंट किस तरीके का प्रोसेस है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैं एक बार देख रहा था चार्ज तो हो रहा है कि नहीं, 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, पता चला ही बैटरी गई, प्रॉब्लम हो जाएगी। इज ऑल परवेसिव, ठीक है। ये डिफरेंस क्यों आ सकता है हर एक का मैनेज करने का? कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री होता है ना। हर देश का अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, अपना स्टाइल है। हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग नहीं, अलग होता है। किसी का वर्क फ्रॉम होता है, किसी का वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है। तो हर कोई मैनेज कर रहा है अपने स्टाइल में, अपने तरीके। बाबूराव का स्टाइल है। अब नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट किस तरीके की एक्टिविटी होती है बॉस? एक तरीके की मल्टी डायमेंशनल। इसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर हमारा होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और लास्ट हमारा एक होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कौन सी 3 चीजें मैंने बोली? एक है मेरा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैंने एक बोला मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और लास्ट मैंने बोला मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एज अ मैनेजर 3 चीज है। तो सबसे पहले इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा फीचर बोलता है मैनेजमेंट समझना सिंपल नहीं है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। क्या है? हमारा जो मैनेजमेंट है बड़ा सिंपल प्रोसेस नहीं है, बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा है। सर बहुत सारी चीजें देखनी है, काम देखो, फिर सर लोगों को देखो, फिर हमें इन लोगों से काम भी करवाना है कि नहीं। हमने काम को फाइनल कर लिया, काम करने वाले लोगों को फाइनल कर लिया, अब इन लोगों से काम भी तो करवाना है सर। जो लोग हमने फाइनल किए उनसे काम भी तो कराना है, ऑपरेशन। तो 3 चीजें। सबसे पहला है इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटी एक मोमो की दुकान हो या 5 स्टार होटल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क, जो भी काम है उसको क्या करता है, क्या गोल है, इसमें चीज याद रखना, क्या गोल है, और दूसरा इस गोल को आप कैसे अचीव करोगे। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है फिर से। डैश मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड इन द वे, एंड किस तरीके से, एंड द वे वी आर गोइंग टू अचीव इट। तो ये कहां पे लिखा हुआ है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। लोग इसको ऑपरेशन बोलते नहीं, यहां पे हम सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है। जैसे कि एक शादी का घर है तो डिसाइड कर रहे हैं ना कि सर हमारे शादी होने वाली है एक्स वेट्स वाई, तो सर हमें ये सारे फंक्शन होंगे, एक हल्दी होगा, संगीत होगा, एक हमारी हल्दी संगीत, एक हमारा उस शाम को लेडीज संगीत ले लो, फिर एक हमारी मेन वेडिंग ले लो, रिसेप्शन ले लो। सर सारी चीजें हैं, ये हमें शादी करवाने का गोल है। कैसे करवाओगे सर? ये 5-6 एक्टिविटीज करा के, ये प्लान करना क्या क्या काम करना है, कैसे करोगे। तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। गाइस, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द ह्यूमन बीइंग। अब आपने इस फंक्शन देख लिया सर, एक हल्दी का होगा, एक हल्दी होगी सर, एक फिर हमारी मेहंदी का फंक्शन होगा सर, हमारे फिर एक संगीत होगी सर, हमारा फिर एक रिसेप्शन होगा। ये सारे फंक्शन होंगे। अब ये सारे फंक्शन में काम करने के लिए इंसान चाहिए कि नहीं चाहिए? अब गाइस, हमें कहीं ना कहीं एकदम बढ़िया से बढ़िया सही एम्प्लॉयज लाने पड़ेंगे कि एम्प्लॉयज मतलब घर के लोग बोलने पड़ेंगे कि नहीं। वैसे ही कंपनी में एक गुड बनाना है तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए सर। एक प्रोडक्शन होगा, एक परचेस होगा, एक सेल्स होगा, एक मार्केटिंग होगा, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए।
अब कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट में काम करने के लिए सही लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? वो लोग कौन से होने चाहिए? वो लोग कौन से होने चाहिए? जो उसमें बढ़िया हो, जो प्रोडक्शन में अच्छा हो प्रोडक्शन करेगा, जो परचेस में अच्छा है वो परचेस करेगा, जो सेल्स में अच्छा है वो सेल्स करेगा। जो भी इंसान जिस भी टास्क में, जो भी इंसान जिस भी एक्टिविटी में अच्छा है वो काम करेगा कि नहीं, इससे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो प्रोडक्शन में अच्छा प्रोडक्शन करो बॉस, जो परचेस में अच्छा परचेस करो, जो सेल्स में अच्छा सेल्स करो, जो मार्केटिंग में अच्छा मार्केटिंग में करो। इससे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब इसमें एक चीज और आती है, हमें कहीं ना कहीं दो चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि एक कंपनी है तो हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को समझो कि भाई क्या कहना चाहता है। जैसे शादी का घर होता है तो मामा जी भी इंपॉर्टेंट है, मौसा जी भी इंपॉर्टेंट है, फूफा जी भी इंपॉर्टेंट है, हर एक को देखो। लेकिन दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट है साथ में कि हमें मेक श्योर करना है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयज भी खुश होने चाहिए और साथ साथ में ये सारे एम्प्लॉयज, ये सारे लोग मिलके कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव करने चाहिए। इट इंप्लाइज दैट इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को देखो विद डाइवर्स नीड, डीलिंग विद एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हमें मेक श्योर करना है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, ये सारे एम्प्लॉयज, सारे वर्कर्स कहीं ना कहीं मिलकर भी तो एक साथ काम करना है कि नहीं, तो उससे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो दो चीजें हमने देखी यहां पे। सबसे पहले हर एक एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल जरूरत है, हर एक एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल नीड्स भी देखो। और दूसरा, ये जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी वर्कर्स है, ये सारे एम्प्लॉयज, सारे वर्कर्स मिलकर भी काम करने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो दैट्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब गाइस, हमने काम की लिस्ट बना ली, ये काम करने की लोगों की लिस्ट बना ली, क्या यहां पे गेम खत्म हो जाता है? ना ना मुन्ना ना, सिर्फ काम की लिस्ट बना ली, काम करने की लोगों की भी लिस्ट बना ली, यहां काम खत्म नहीं होगा। अब ये जो भी लोग हमने ढूंढे ना, ये जो भी लोग हमने सेलेक्ट किए, इन लोगों से काम को पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? इन लोगों को हमने बोलना पड़ेगा कि नहीं, भाई जागो, भाई जागो, ये काम को हमें पूरा करना है। हमें हमारे इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वी नीड टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट। क्या? तो मैनेजमेंट ऑपरेशन कुछ नहीं होता, एक तरीके का लिंक है किसके बीच में? वर्क और पीपल के बीच में। ये क्या बोलता है कि हमारे जो भी लोग हैं उन्हें बोलो 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 और उनसे काम को करवाओ करवाओ करवाओ। हम हमारे एम्प्लॉयज को, हम हमारे वर्कर्स को बोलकर जो काम करवा रहे हैं उससे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जो भी हमारे इनपुट है उसको जो हम आउटपुट में कन्वर्ट करा रहे हैं उससे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है गाइस? पता भी नहीं चलेगा आपको कि 23 मिनट हो चुकी है, पर द गेम इज ऑन। अब नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस। जिंदगी में पढ़ाई, जिंदगी में काम कभी नहीं रुकना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। ये मैनेजमेंट इसी से इंस्पायर्ड है। कभी आप जिंदगी में प्लान कर रहे होंगे, कभी आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होंगे, कभी आप स्टाफिंग कर रहे होंगे, डायरेक्टिंग कर रहे होंगे, कंट्रोलिंग कर रहे होंगे, चीजें चलती रहेगी। शो मस्ट नेवर एंड। तो मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एंड कंपोजिट फंक्शंस, ऐसा कुछ लाइन है। तो गाइस, मैनेज इज टू सीरीज ऑफ कंटिन्यूस एंड कंपोजिट बट सेपरेट। ये सारे फंक्शन अलग है पर ये सारे फंक्शन चलते रहेंगे। आप एक साल अपनी जिंदगी 12th प्लान करोगे, अपना शेड्यूल बनाओगे, टीचर्स फाइनल करोगे, पढ़ाई करोगे, फिर चेक करोगे, फिर आप अपने नेक्स्ट जो भी आप कोर्स कर रहे हो, CA, CS, CMA, CUT, कॉलेज जो भी करोगे, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमेशा चलता रहने वाला है बॉस। ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो प्लानिंग किस तरीके का प्रोसेस है? एक तरीके का कंटिन्यूस। दिस फंक्शन आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म। हर एक मैनेजर कर रहा है गाइस। क्या प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, मार्केटिंग एक दिन होगा? नहीं। क्या टीम कुक के जाने का एप्पल रुक गया? नहीं, आगे चलता रहेगा। मतलब टीम कुक है, उसके जाने एप्पल रुक जाएगा? नहीं, जो नहीं आएगा चलता रहेगा, जहां आएगा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। 1+1+3+2+4 जितने भी लोग हैं, जब एज अ टीम काम करते गाइस, खाली विराट कोहली की बैटिंग करने से, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग करने से टीम इंडिया नहीं जीतने वाली।
इट्स अ ग्रुप गेम। अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ट्रॉफी जीतनी है तो दे नीड टू प्ले एज अ टीम। अकेले इंसान से नहीं करवा सकते। तो मैनेजमेंट भी वही है, खाली प्रोडक्शन, खाली परचेस, खाली सेल्स, खाली मार्केटिंग से कुछ नहीं होने वाला बॉस। हमें इन सब को साथ में लेकर चलना है, हमें इन सब को एक साथ लेकर चलना है। तो किस तरीके की एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी। ये सारे जो भी अलग अलग लोग हैं, ये सारे जो डाइवर्स लोग हैं, हम कहीं ना कहीं इन सब को एक साथ में लेके जा रहे हैं कि नहीं? हम कहीं ना कहीं इन सब को एक साथ में लेके जा रहे हैं। तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट, अब इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया? एवरी मेंबर, हर एक का अलग पर्पस होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में जब बहुत सारे लोग आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न नीड्स से आते हैं। कोई बोलेगा प्रमोशन, कोई बोलेगा सैलरी हाई, कोई बोलेगा इज्जत वगैरह। तो एज अ मैनेजर हमें मेक श्योर करना है कि ये सारे एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं, ताकि जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट है, हम उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मांझे कि भाई हमारा आसपास का माहौल बदलता रहता है। बदलो भाई। इसमें बुक में एग्जांपल दिया, मैकडॉनल्ड्स जब यूएसए में चला रहा था तो सेम तरीके से इंडिया में नहीं चला सकता। अब गाइस पूरी दुनिया भर में लेफ्ट साइड चलता है, इंडिया में राइट साइड चलता है। आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। वन शॉट में जैसे यहां मैं नहीं पूछ रहा बच्चों क्लियर, मैं पढ़ाते जा रहा हूं, मैं ऐसे बोलते जा रहा हूं क्योंकि बच्चों को समझ आ रहा है। जिसको समझ नहीं आ रहा कमेंट में लिखते जाएगा या बोलते जाएगा। गाइस इंसान को बदलना पड़ता है। आप देखते हो ना, आप जैसे घर पे रहते हो तो कैसे मम्मी पापा के सामने चुपचाप रहते हो, और वैसे दोस्त के साथ अरे बोल भाई क्या करना है, कैसे करना है। डायनामिक, हम बदल जाते हैं। जब इंसान बदल जाता है तो एक मैनेजर को भी तो बदलना पड़ेगा। दिवाली का सीजन आएगा, अलग ऑफर्स आएंगे, क्रिसमस का आएगा, अलग आएंगे, तो बदलना पड़ेगा। तो दैट्स अ डायनामिक। आसपास के माहौल, आसपास के सिचुएशन के हिसाब से बदलना जरूरी है। जब देश में जीएसटी आई थी, नोटबंदी आई थी, लॉकडाउन आया था, ये सारी चीजों से हमें भी अपने बिजनेस में बदलाव करने की जरूरत है। इट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कीवर्ड याद रखना, आसपास का जो माहौल चेंज हो रहा है, आसपास की चीजें चेंज हो रही है, उस हिसाब से हमें भी चेंज करने की जरूरत है। और वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्या ये जो भी आसपास के डायमेंशन है, त्यौहार हो गया, देश हो गया, कमाई हो गई, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्लान करना है कि नहीं? बिल्कुल प्लान करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। लास्ट फीचर, मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। बाबू भाई, आप मैनेजमेंट को कतई नहीं देख सकते, बट हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं, हम मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं। इसलिए उसको हम बोलते हैं इनटैंजिबल फोर्स। इसको देखा नहीं जा सकता, बाखुदा इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया। कैसे महसूस करोगे? कैसे पता चलेगा कंपनी अच्छे से मैनेज हो रही? दो तीन चीजें। सबसे पहले, देयर आर टारगेट्स आर मेट। जो भी हमारे कंपनी के टारगेट है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज के टारगेट अचीव हो रहे हैं, अगर हमारे एम्प्लॉयज खुश है, सेटिस्फाई है और एकदम शांति प्रिय सारा काम हो रहा है, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, क्या गाइस सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज खुश है और एकदम शांति प्रिय काम हो रहा है, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो तब हम बोलेंगे मैनेजमेंट किस तरीके का फोर्स है? इंटैंजिबल। एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या है, टैंजिबल इंटैंजिबल। तो फर्स्ट इट बिकम्स इंटैंजिबल, और दूसरा ये लाइन आ जाती है। तो लाइन क्या है, क्या कौन सा फीचर ये कहता है कि टारगेट्स अचीव्ड, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, देयर इज ऑर्डर इंस्टेड ऑफ चॉइस, तो दैट इज इंटैंजिबल फोर्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्टिव है, एक है ऑर्गेनाइजेशनल, एक है सोशल और एक है पर्सनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन है, जो आपको देखो ऐसी लाइन बता रहा हूं जो आपने एमसीक्यू में बहुत रेयर देखी होगी, ठीक है। हाँ, अब गाइस, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। इट हैज टू अचीव अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चलना है, उसको शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न देना है, एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी देनी है, कस्टमर को अच्छे गुड्स देने हैं, गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली टैक्स भरना है।
मोस्टली अगर देखा जाए तो यही होता है। जिस भी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि उसके शेयर्स की कीमत बढ़े। जो भी एम्प्लॉयज उसके यहाँ काम कर रहा है वो एक्सपेक्ट करेगा ना उसको ज़्यादा सैलरी मिले। जो भी कस्टमर उसके यहाँ काम कर रहा है, कस्टमर जो गुड्स खरीद रहा है वो एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं जो भी वो गुड्स खरीद रहा है गुड्स अच्छे होने चाहिए। और लास्ट जो भी गवर्नमेंट जिस भी देश में वो काम कर रहा है वो मेक श्योर करेगा कि नहीं वो सरकार के टैक्स वगैरह भी समय पे भरे। द मेन ऑब्जेक्टिव टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज, हम कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को ढंग से हमें यूटिलाइज करने। तो इसमें 3 चीजें आती हैं ये काम करने के लिए, ताकि जो भी मेरे रिसोर्सेज है जो भी मेरे एसेट्स है मैं ढंग से यूटिलाइज करूं। उसमें 3 चीजें हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। 3 चीजों पे हमें ध्यान देना होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। एक है सर्वाइवल, एक है प्रॉफिट और एक है ग्रोथ। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर्वाइवल का मतलब क्या होता है। हर एक मैनेजर जो स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करता है ना वो इतना रेवेन्यू, अगर उसने बिजनेस महीने का बिजनेस कर चलाने का 10,000 का खर्चा है, कॉस्ट कितना है 10,000 का, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है बॉस, वो सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम नहीं तो भी क्या गाइस, कम से कम नहीं तो भी 10,000 का रेवेन्यू हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। जो भी मेरा रेवेन्यू है वो रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर होना चाहिए। माई रेवेन्यू शुड ऑलवेज बी इक्वल टू वॉट, हमेशा कॉस्ट। कि भाई चलेगा स्टार्टिंग में इतना तो कमा लो ताकि खर्चे निकल जाए। तो इसे हम बोलते हैं सर्वाइवल। जब भी कोई इंसान स्टार्टिंग बिजनेस कर रहा है इतना कमा लो ताकि खर्चे निकल जाए। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, वो बोलता है सर्वाइवल। पर क्या हर साल 10,000 लगाए 10,000 कमाए, 10,000 लगाए 10,000 कमाए चलेगा? नहीं चलेगा सर। मैंने बिजनेस में रिस्क लिया है, मैंने बिजनेस में टेंशन लिया है, मैंने बिजनेस में अपनी एनर्जी डाली है, समय डाला है, कुछ तो रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है, कुछ तो रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं। मैं बिजनेस चला रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं। फॉर द कंटिन्यू सक्सेसफुल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो तो कहीं ना कहीं हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, हमें पैसा कमाना है। जो मैंने बिजनेस में रिस्क लिया है, जो मैंने बिजनेस में समय लिया है, उस पर जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट। अब गाइस नेक्स्ट है प्रॉफिट के बाद हम चाहेंगे ना कि हमारा बिजनेस लंबे समय में आगे जाए। हर कोई चाहेगा कि नहीं चाहेगा मेरा बिजनेस एक लंबे रेस का घोड़ा बने। हर कोई चाहेगा मेरा बिजनेस आगे जाए जागे जाए। कैसे कि भाई या तो कुछ चीजें बता देता हूं। देयर शुड बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, देयर शुड बी इंक्रीज इन सेल्स, देयर शुड बी इंक्रीज इन कैपिटल। ये सारी चीज जो अच्छा लगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रेडिटर्स बढ़ना क्या ग्रोथ है क्या? नहीं बाबा नहीं, उधारी बढ़ना ग्रोथ नहीं होता। सेल्स बढ़ना ग्रोथ होता है, कैपिटल बढ़ना ग्रोथ होता है, प्रॉफिट बढ़ना ग्रोथ होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ना ग्रोथ होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ना ग्रोथ होता है। ये सारी चीजें क्या हो जाती है? ग्रोथ। तो 3 चीजें हमने पढ़ी, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब है इतना रेवेन्यू कमा लो, इतना पैसा कमा लो, दैट्स रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट। हमने मेहनत कर करके जो भी पैसा कमाया है उस पर भी तो कुछ हम रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, तो दैट इज प्रॉफिट। और हर कोई चाहेगा कि नहीं उसका ग्रोथ हो, उसके एम्प्लॉयज बढ़े, उसका सेल्स बढ़े, उसके प्रोडक्ट बढ़े, उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़े, दैट्स कॉल्ड योर ग्रोथ। अब नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। हमें कहीं ना कहीं जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, उस सोसाइटी उस समाज के बारे में सोचना जरूरी है कि नहीं। हम जब एक बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कहीं हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो उसके बारे में सोचना जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन फॉर द सोसाइटी। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, कहीं ना कहीं एक तरीके का सोशल ऑब्लिगेशन होता है कि नहीं, एक तरीके की सोशल जिम्मेदारी होती है कि नहीं। जैसे कि हमें कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करने हैं, हमें कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है, हमें कहीं ना कहीं अंडर प्रिविलेज के बारे में सोचना है, हमें कहीं ना कहीं बेसिक स्कूलों, समाज के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना। हम एक समाज में रह रहे तो समाज के लिए करना चाहिए ना।
अच्छे गुड्स बनाओ, लोगों के बारे में सोचो, सस्ते से सस्ते में अच्छा बनाना, स्कूल्स बनाना, अस्पताल बनाना, कि गाइस हमें कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देना, ये सारी चीजें कहां पे आ जाएगी? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कहां पे आ जाएगी? ये सारी चीजें आ जाएगी सोशल ऑब्जेक्टिव। और लास्ट है गाइस हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। गाइस एक कंपनी उसके एम्प्लॉय के बिना कुछ नहीं है। एक कंपनी को रियलाइज करना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनके बारे में सोचें। आप सिर्फ एम्प्लॉय से दिन रात गधा मजदूरी करा रहे हो, दिन रात मेहनत करा रहे हो, वो आपके लिए 15-15 घंटे 18 घंटे बैठ के गुड्स बना रहे, नहीं चलेगा। जब मैंने अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, मैंने अगर एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया है, तो उस मुनाफे को, उस फायदे को गाइस तुम अपने वर्कर्स से बांटो तो सही। तुम अपने वर्कर्स के बारे में सोचो तो सही। जब तुम अपने वर्कर्स के बारे में सोचोगे, जब हम अपने वर्कर्स के बारे में ध्यान देंगे, तो वही वर्कर्स अब बहुत अच्छे से मेहनत करेगा और अच्छे से काम करेगा और कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव करेगा। सो मेड अप पीपल पर्सनालिटी, दे आर बिकम पार्ट्स टू सेटिस्फाई, दे वेरी फ्रॉम, हर एक की कुछ की फाइनेंशियल नीड्स होगी कि भाई अच्छी सैलरी दे दो, पर्क्स दे दो, और किसी की होगी सर इज्जत दे दो, सोशल नीड्स होगी। तो हमें इसमें एक MCQ बनता है, वी नीड टू रिकंसाइल द पर्सनल ग्रोथ विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमें मेक श्योर करना है कि अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ जो भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स के भी जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, हम उसे अचीव करें। इसके साथ ही हमारा ऑब्जेक्टिव भी खत्म होता है। फिर से बता देता हूँ, 3 ऑब्जेक्टिव है। एक है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना। 3 है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। कम से कम इतना पैसा कमा लो कि खर्चा निकल जाए, जो हम रिस्क ले रहे हैं उसके लिए रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रॉफिट। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट सेल्स बढ़ना, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। नेक्स्ट है फिर हमारा सोशल, हमें समाज के बारे में सोचना है, अच्छे प्रोडक्ट बनाना, इको फ्रेंडली सोसाइटी के बारे में सोचना। पर्सनल कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज रिलेटेड, जब कभी भी हम एम्प्लॉयज रिलेटेड बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के भले के लिए सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट हम तभी अचीव कर सकते हैं, हम उसको तभी पा सकते हैं जब कहीं ना कहीं बॉस मैं अपने एम्प्लॉयज के बारे में, जब कहीं ना कहीं बॉस मैं अपने वर्कर्स के बारे में सोचूंगा। नहीं तो कुछ भी कर लो, आपके गोल, लक्ष्य आप अचीव नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। गाइस फटाफट करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है अगर ये लगभग अभी 40 मिनट जैसा एक वीडियो हो चुका है, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंस करा दूंगा। फिर आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, लेवल, फंक्शन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हम आर्ट तक एक पार्ट 1 में कर लेंगे, साइंस प्रोफेशन इसका पार्ट 2 बना लेंगे। साइंस हो गया, प्रोफेशन हो गया, फिर हमारे 2-3 ऐसी चीज़ें हम उसको पार्ट 2 में डाल लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि हम मैनेजमेंट में क्या फोकस कर रहे हैं। जितने भी सारे लोग हैं, ये सारे एम्प्लॉय, सारे लोगों को हम कहीं ना कहीं मिलकर एक साथ एक ही दिशा में लेके जा रहे हैं। और जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी वर्कर्स है, मेक श्योर करो हम सबको साथ में लेकर चले एक ही तरफ। दैट इज अचीविंग व्हाट, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इफेक्टिवनेस वाली बात कर रहा है। इफेक्टिवनेस बोलता है ना कि विद इन टाइम सब लोगों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए ताकि जो भी गोल है उसको हम अचीव कर सके। तो दैट इज इफेक्टिवनेस कि भाई कम से कम समय पे हमें सारे गोल, सारे टास्क को अचीव करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या चीज पे फोकस करता है, इंक्रीज एफिशिएंसी। कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करता है? वो फोकस करता है ना भैया, सुनो, कम से कम खर्चावा में हमको जो है कम से कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना है, क्या नहीं? हमें कहीं ना कहीं बॉयज कम से कम इनपुट पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करना है। कैसे करोगे? ढंग से प्लानिंग करोगे, ढंग से ऑर्गेनाइजिंग करोगे, ढंग से डायरेक्टिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। ढंग से जब आप प्लान करते हो, ढंग से जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ढंग से जब हम स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लेते हैं कि नहीं? तो किस तरीके से एफिशिएंसी, कम से कम खर्चों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए कि नहीं? क्या गाइस, हमें कहीं ना कहीं कम से कम खर्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट। एक मैनेजमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी कंपनी बना रहा है जो आसपास के बदलते माहौल, जो आसपास की बदलती सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल सके। क्या गाइस, ये जो आसपास का माहौल है, ये आसपास का सिचुएशन है, इसके हिसाब से वो खुद को बदल सके, एक तरीके की डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, विच इज कंस्टेंटली चेंजिंग सी इंडिविजुअल। एक बदलाव हो सकता है कि यार कई बार एम्प्लॉयज मना कर देते हैं, मेरे को सर क्यों बदलाव, लास्ट टाइम तो चेंज लाए थे, आप फिर से चेंज लाए, ऐसा बार बार चेंज अच्छा नहीं लगता। एक टीचर्स, अगर मैं अपना बैच टाइमिंग हर रोज चेंज करूंगा, सर मजाक चल रहा है क्या? नहीं, हमें समझाना चाहिए कि कभी कभी हम जो चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, वो बदलाव आपके लिए फायदेमंद है, वो बदलाव आपके लिए सही है। तो किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं हम? कहीं ना कहीं बना रहे हैं एक तरीके की डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मूविंग फ्रॉम सिक्योर एनवायरनमेंट मोर चैलेंजिंग, मैनेजर्स हेल्प पीपल। ये बदलते माहौल के हिसाब से, ये बदलते सिचुएशन के हिसाब से हम खुद को बदल सके कि नहीं। वही है कि गाइस, आज नोकिया ने खुद को इस बदलते माहौल पे, नोकिया ने खुद को इस बदलते सिचुएशन में नहीं बदला। जब आपने नहीं बदला तो लोगों ने आपको बोला टाटा बाय बाय। तो गाइस एक चीज याद रखना, ये बदलते सिचुएशन, ये बदलते माहौल में हमें बदलना जरूरी है। तो मैनेजमेंट किस तरीके का फंक्शन है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है कि नहीं? क्रिएट्स अ डायनामिक वाला क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे दो, वही हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एम्प्लॉयज से बनी है, हमें मेक श्योर करना है कि नहीं हर एक एम्प्लॉय खुश है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने से कुछ नहीं होगा, हमें मेक श्योर करना है कि एम्प्लॉयज भी हो। एम्प्लॉयज का फाइनेंशियल नीड हो, अच्छी सैलरी देना, सोशल नीड हो, प्रमोशन देना। कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचो। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो क्वेश्चंस बने हुए, तो मैं फिर से आपको पूरा रीड कर देता हूं। An organization has multiple objectives to serve the purpose of different group that constitute it. कौन सा इंपॉर्टेंस है? ये क्वेश्चन है। एक समाज के बहुत सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे हैं, तो हमें हर एक के बारे में सोचना है। और has to development of the organization. In the process of fulfilling all this, management helps in the development of the organization and through that it helps in the development of society. And इसी के थ्रू हम कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी और समाज का डेवलपमेंट कर पाते हैं। प्रोवाइड, इसका काम है जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, लोगों को रोजगार देना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, बदलते माहौल के हिसाब से खुद को बदलना। फिर गाइस हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से हम कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट एक तरीके का आर्ट होता है? क्या मैनेजमेंट एक तरीके का साइंस होता है? क्या मैनेजमेंट हमारा एक तरीके का प्रोफेशन होता है? गाइस अब हमें पढ़ना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसमें तीन चीजें हैं, एक है आर्ट, एक है साइंस, एक है प्रोफेशन। तो गाइस अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल। देखो आर्ट का मतलब होता है कि हर कोई अपनी स्किल, अपना टैलेंट, जैसे डांस करना एक आर्ट है, सिंगिंग एक आर्ट है, पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, पढ़ाना एक आर्ट है। सब अपने स्टाइल को, सबको ये टास्क को जब अपने स्टाइल को, अपने स्टाइल में अपने तरीके से कोई काम करते, दैट्स कॉल्ड एन आर्ट। जैसे गाने के लिए बहुत सारे सिंगर्स हैं, हमारे इंडिया में कोई एक सिंगर नहीं है, दे आर मेनी सिंगर्स। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो गाना गा रहे हैं, और हर कोई सिंगर अपने स्टाइल में अपने तरीके से गाता है कि नहीं? हर कोई डांसर अपने स्टाइल में अपने तरीके से डांस करता है कि नहीं? हर कोई पब्लिक स्पीकर अपने स्टाइल में अपने तरीके से बोलता है कि नहीं? तो दैट इज आर्ट। Since art is concerned with personal application of knowledge, ingenuity, creativity, guys, हर कोई यहाँ पे अपनी creativity, हर कोई अपना दिमाग लगाता है, तो कहीं ना कहीं गाइस हमें अपनी creativity की ज़रूरत है कि नहीं? जब कभी भी आर्ट की बात हो रही है, हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी creativity, हर किसी को कहीं ना कहीं अपना imagination, हर किसी को कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि नहीं? तो अब हमारे आर्ट में तीन तरीके के पॉइंट होते हैं। एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, एक है गाइस पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एक है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कितने पॉइंट्स है? बेसिकली 3 पॉइंट्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो गाइस सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट में भी गाइस बहुत सारी किताबें हैं
जिनको पढ़ के हम कहीं ना कहीं नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिनको पढ़ के हम ज्ञान ले सकते हैं और अपने बिजनेस में आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि देयर इज अ कोर्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग। आप अगर बॉम्बे दिल्ली बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ड्रामा की स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे एक्टिंग करना सिखाते हैं। कई डांसिंग स्कूल्स होते हैं और डांस करना सिखाते हैं। इवन देयर आर सम सिंगल स्कूल्स या सिंगिंग कोचिंग्स होती है, सिंगिंग करना सिखाते हैं, पियानो बजाने के लिए, ऑर्केस्ट्रा के लिए, हर चीज़ों के लिए कोई बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास जाके हम नॉलेज ले सकते हैं। आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थियोरेटिकल नॉलेज, एक्सपर्ट इन रिस्पेक्टिव एरियाज, सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स टू एप्लीकेबल। जैसे कि डांस का, सिंगिंग का होता है ना 10 रोटेशन मूव, एक हमारे वो जिम्नास्टिक में होता है कि टुक 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 कितनी बार आप सर्कल गोल घूमते हो, तो दैट इज कॉल्ड आर्ट। ये सब हम सीखते हैं, हम सीख सकते हैं। वैसे ही क्या गाइस, आगे हम मैनेजमेंट का पढ़ेंगे, बट अभी भी हम पढ़ते आते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी आप दिमाग लगा सकते हैं? क्या गाइस मैनेजमेंट में हम क्रिएटिविटी लगा सकते हैं? क्या गाइस हम मैनेजमेंट में इमेजिनेशन लगाते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एक्जिस्टिंग और थियोरेटिकल नॉलेज है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे कि दो सिंगर एक जैसे नहीं गाते, दो स्पीकर एक जैसे नहीं बोलते, दो एक्टर एक जैसे एक्टिंग नहीं करते। भले ही शाहरुख खान, सलमान खान आज हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर्स हैं, पर दोनों स्टार्स में विद ऑल द रिस्पेक्ट, मतलब उनका नाम भी ले तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो गाइस विद ऑल द रिस्पेक्ट, ये दोनों अपने अपने स्टाइल में एक्टिंग करते हैं, ये दोनों अपने अपने स्टाइल में काम करते हैं। दैट इज द पर्सनलाइज्ड। वैसे गाइस जैसे दो टीचर होते हैं, वो अपने अपने स्टाइल में अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, तो वैसे ही एक मैनेजर भी, हर कोई मैनेजर गाइस अपने स्टाइल में, अपने तरीके में, अपने वे में चीजों को मैनेज करता है। कोई बोलेगा कि ठीक है काम कर दे, मैं ज्यादा सैलरी दे दूंगा। कोई बोलता है काम कर दे, मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा। दैट्स द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और लास्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। जैसे कि ये सारे म्यूजिशियंस हैं, ये म्यूजिशियंस गाइस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही वो अपने म्यूजिक में, उतने ही वो अपने आर्ट में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट, कहीं ना कहीं माहिर होते जाएंगे। क्रिएटिविटी ऑफ प्रैक्टिस, वी नो दैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन सेवरल बेसिक नोट्स। व्हाट मेक द कंपोजिशन इज यूनिक। किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम लगा रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना ज्यादा उसमें आप मेहनत करते जाओगे, उतना ही हम उसमें क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग। और वैसे ही एक मैनेजर को कहा गया है, जितना ज्यादा वो चीजों को मैनेज करेगा, वो जितना ज्यादा चीजों में मेहनत करेगा, एफर्ट्स डालेगा, वो कहीं ना कहीं उसमें उतना ही एक्सपर्ट होता जाएगा, कहीं ना कहीं गाइस उसमें उतना ही माहिर होता जाएगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एज वेल एज क्रिएटिविटी। तो हम आगे बढ़ते हैं, सीधा मैनेजमेंट से कंक्लूड करते हैं। अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस। हर कोई डे टू डे में आर्ट को लगाता है। जो भी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लिटरेचर है हमारे मैनेजमेंट में, बहुत सारी किताब है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत सारी किताब है जिसको पढ़ के हम नॉलेज ले सकते हैं। क्या हम थियोरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं अगर हमें लेनी हो तो। वैसे ही guys, there are various theories of management as propounded by many management thinkers which describe certain universal principles. हमारे मैनेजमेंट में जैसे फ्योल चच्चा है, टेलर अंकल है, इनने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं और इन प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने स्टाइल में यूज करता है। जैसे हेनरी फ्योल चच्चा का एक प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करो। कोई बोलेगा काम को 4 जन में डिवाइड करना चाहिए, कोई बोलेगा काम को 6 जन में डिवाइड करना चाहिए, कोई बोलेगा काम को 10 जन में डिवाइड करना चाहिए, कोई 15। हर कोई अपने अपने स्टाइल में, हर कोई अपने अपने तरीके से काम को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। अ मैनेजर अचीव परफेक्शन। परफेक्शन कब आता है? ये हमने देखा ना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। एक मैनेजर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, एक मैनेजर जितनी ज्यादा एफर्ट्स डालेगा, उतना वो स्ट्रांग होगा ना। आप 2 जन को मैनेज कर रहे हो, फिर 4 को करो, फिर 10 को करो, फिर 20 को करो, फिर 50, 100, जैसे जैसे आप लोगों का मैनेजमेंट बढ़ाते जाओगे, कहीं ना कहीं उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। Clear? A manager applies this acquired knowledge in a personalized way and skillful manner. हर कोई मैनेजर ने जो भी नॉलेज सीखी, जो भी स्किल सीखा, वो कहीं ना कहीं उसको अपने स्टाइल में, अपने तरीके से, अपने वे से लगाएगा कि नहीं? बिल्कुल लगाएगा।
मैंने बताया ना कि हर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अब खाने बनाने की बारी आई तो हर कोई गाइस एक जैसा खाना नहीं बनाता। पनीर टिक्का बटर मसाला एक स्टैंडर्ड सब्जी तो इंडिया में हर किसी मम्मी को बनानी आती होगी, पर हर किसी का एग्जैक्ट सेम टेस्ट नहीं होता, क्योंकि हर किसी का थोड़ा थोड़ा बनाने का तरीका अलग है, हर कोई अपने स्टाइल में करता है। वैसे गाइस दुनिया में इतनी सारी स्कूल्स है, पर सारे प्रिंसिपल्स अपने अपने स्टाइल में अपने बच्चों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, स्टडीज क्रिटिकल डिफरेंट स्टाइल। द बेस्ट मैनेजर्स आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअली, हाईली ट्रेन एंड एजुकेटेड विद पर्सनल क्वालिटीज सच एज एम्बिशन। जो भी हमारे मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उनका तो जुनून होता है कुछ कर दिखाना है। ठीक है, अ डिजायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वो कहीं ना कहीं खुद का डेवलपमेंट भी सोच रहे हैं और उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे लेकर जा रहे हैं। ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। व्हाट्स डिस्टिंग्विश हर कोई मैनेजर, फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर चेन, हर कोई लगाता है। हर कोई यही चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, पर हर किसी का काम करने का तरीका अलग हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो यही चीजें हैं। तो हमारी तीनों चीजें हैं, थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी होता है, और जितना ज्यादा आप मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करोगे आप उसमें स्ट्रांग होते जाओगे। इसलिए ऐसा बोला जाता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एक क्या है? एक तरीके का आर्ट है, एक तरीके की कला है जहां पे हम लोगों से काम करवा रहे हैं। तो आर्ट के तीनों पॉइंट, थियोरेटिकल, पर्सनलाइज, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, तीनों पॉइंट इसमें एप्लीकेबल होते हैं। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक मतलब सारी चीजें डिवाइड, समझे हुए, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिकली डिफाइंड है। फर्स्ट पॉइंट ही वो है, एस से साइंस, एस से सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। किस पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट। भैया ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा। पेड़ से जब एप्पल गिरेगा वो हमेशा नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं। तो दैट इज सिस्टमैटिकली डिफाइंड है। क्या हमारे मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिकली डिफाइंड है? यस, डिफाइंड है। मैनेजमेंट खुद डिफाइंड है। अभी तक हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस डिफाइंड है, एफिशिएंसी डिफाइंड है, मल्टी डायमेंशनल डिफाइंड है, कोऑर्डिनेशन डिफाइंड है, कोऑपरेशन डिफाइंड है। ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं अच्छे से डिफाइंड है कि नहीं? तो मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, बस सिर्फ मैं आपको बताते जा रहा हूं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला है। अब हमें पता है जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं हमें कहीं ना कहीं क्या मिलता है? जब मैं ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूंगा हमें मिलता है पानी। ये हमने एक नहीं, दो नहीं, बहुत बार जगह एक्सपेरिमेंट करके देखा है। क्या हमारे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में भी होते हैं ना सर? सेकेंड चैप्टर ही पूरा इससे भरा है। दो अंकल थे, फेयोल और टेलर, बहुत सारे प्रिंसिपल बना के गए। उनने भी एक्सपेरिमेंट करके सोच के बनाए, जनरल प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल्स का मैनेजमेंट में भी होते हैं, बिल्कुल है सर। बट जो तीसरा पॉइंट है ना वो ही डिफरेंशिएट करता है, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब ये जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मैंने रिएक्शन कराया, मुझे जो पानी मिल रहा है, आप इंडिया में करो, चाइना में करो, यूएसए में करो, यूके में करो, रशिया में करो, यूक्रेन में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, सिंगापुर में करो, इंडोनेशिया में करो, जापान में करो, ब्राजील में करो, दुनिया के किसी भी कोने में करो, हर एक जगह कहीं ना कहीं हमें सेम ही रिजल्ट मिलना है। हर एक जगह कहीं ना कहीं हमें सेम ही आउटपुट मिलना है पानी। पर जरूरी है क्या हर जगह मैनेजमेंट सेम दे रिजल्ट? नहीं। पता है क्यों? हम मैनेजमेंट इंसानों को करते हैं, और हर देश के इंसान अलग है, हर देश का कल्चर अलग है, हर देश का ट्रेडिशन अलग है, हर देश का माहौल अलग है। अलग है कि नहीं गाइस? ट्रेडिशन, कल्चर, सारी चीजें अलग होती है।
तो यही चीज़ है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, अब इसलिए मैनेजमेंट को हम बोलते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। हम प्रिंसिपल डेवलप कर रहे हैं, सोच समझ के काम कर रहे हैं, बट हर बार जरूरी नहीं है सेम असर आए। हमें आसपास के माहौल के हिसाब से, हमें आसपास के सिचुएशन के हिसाब से चीजों को बदलना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट एक तरीके का होता है इन एग्जैक्ट साइंस। आराम से पढ़ेंगे गाइस, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को समझेंगे। ये पूरा वीडियो कहीं ना कहीं आपको 1.5 घंटे के आसपास का मिलेगा। 1.5 घंटे शांति से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और ये चैप्टर को खत्म करो। कुछ भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताते रहना। ठीक है, आज चैप्टर 1 आ गया है और मोटा मोटी एक आधा दिन में इसको चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इस महीने तक आपको 3 से 4 चैप्टर आएंगे। फिर एक सैम्पल पेपर, कई बच्चे बोले थे सर सैम्पल पेपर सॉल्यूशन दे दो, तो मैं संडे को बैठ के एक वीडियो बनाने वाला हूँ रात को, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं पूरा सैम्पल पेपर सॉल्यूशन भी दे देंगे। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। It has its own theory and principles that have been developed. मैनेजमेंट के कुछ थियरी वर्ड्स है जैसे कि इकोनॉमिक्स से ली गई है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजिकली, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की खुद की किताब है, जैसे बता रहा इकोनॉमिक्स में जो डिमांड वगैरह है, या आपको पता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है? जब हम किसी एक सोसाइटी को सोच को समझ रहे, टेंडेंसी समझ रहे, दैट सोशियोलॉजी। और जब मैं किसी एक इंसान की समझ रहा हूं कि उसका दिमाग क्या है, क्या चीज सोच रहा है, दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। तो गाइस हर एक के खुद के टर्म्स है, शब्द है, जो कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट में, हमारे डे टू डे रूटीन में यूज आते हैं। नेक्स्ट, for example about sports like cricket and soccer, common vocabulary, the players also communicate with each other. Similarly management need to communicate. अभी अब मैनेजर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, फुटबॉल में होता है ना, पास 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 बोल रहा है, गोल, शूट शूट शूट, मतलब अटैक कर, पास कर। वैसे हमारे मैनेजमेंट में कुछ शब्द बोले, कैसा काम करना है, इफेक्टिव मतलब टाइम पे पूरा करो। कैसा काम करना है, बोले एफिशिएंसी। कैसा मतलब कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम पैसों में हमारा काम हो जाना चाहिए कि नहीं, कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम पैसों में काम हो जाना चाहिए। तो ये चीजें भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल। तो गाइस क्या हमारे प्रिंसिपल में भी शब्द है, किताबों में है, साइंस मैनेजमेंट की तरह, साइंस की तरह है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी इवॉल्व हुए एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन के साथ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया कि हम सबको पता है कि यार डिवीजन ऑफ वर्क करने से स्पेशलाइजेशन होगा, सबको पता है काम को डिवाइड करो अच्छा होगा, पर जरूरी है क्या हर बार 100% हो? नहीं। However, since management deals किसके साथ, ये exact question आ सकता है, why management is called as inexact science। मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक वर्ड्स है, बट हम मैनेजमेंट डील किसके साथ कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर का नॉट केपेबल ऑफ एक्यूरेटली प्रिडिक्ट। हम इंसानों को नहीं समझ सकते। पिक्चरों में देखते हैं ना, यार ये तो दोस्त था, एड में जाकर यही विलन निकलता है। जब पिक्चरों में नहीं देख पाते तो एक मैनेजर क्या समझे? हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। तो एक मैनेजर जो लोगों को मैनेज कर रहा है ना, हर एक की शायद तक अलग एक्सपेक्टेशन हो, अलग रिक्वायरमेंट हो, तो उसको हर किसी के बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं। बिल्कुल। Therefore, management can be called as inexact science. एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या ए प्योर, एग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट, तो आंसर हो जाएगा इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए हैं। Next, since these principles are not as exact as the principle of science, the application in use is not universal. They have to be modified according to a given situation. हमें माहौल के हिसाब से बदलना पड़ता है ना। मैंने बताया कि भाई साहब अभी हमारे कस्टमर के हिसाब से, अभी दिवाली चल रहा है तो दिवाली के हिसाब से आपको फेस्टिवल सीजन रहने पड़ेंगे, फिर होली, फिर क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, जो भी फेस्टिवल चल रहा है उस हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारा हो गया साइंस। आई होप आप लोग को साइंस समझ आया। तो हमारा क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है? नहीं, इट्स एन इनएग्जैक्ट साइंस। अब एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों होता है? यस, इट्स बोथ। कैसे? कि जो हमने सिस्टमैटिकली प्रिंसिपल्स हमने अपने मैनेजमेंट में बनाए हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, बट हर कोई बंदा, हर कोई मैनेजर्स उस प्रिंसिपल को अपने स्टाइल में लगा रहा है। दैट्स आर्ट।
ये जो प्रिंसिपल्स हमने डेवलप किए, ये जो एक्सपेरिमेंट करके डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, ये सब कहीं ना कहीं साइंस। अब जब इन्हीं प्रिंसिपल को आप अपने स्टाइल में, आप अपने तरीके से, आप अपने वे पे लगा रहे हो, तो बन गया आर्ट। इसलिए दोनों होता है साइंस और आर्ट। हर कोई अपने स्टाइल में मेहनत कर रहा है साइंस, और आर्ट गाइस अपने तरीके से इसको अप्लाई कर रहा है। All professions are based on a well-defined body of knowledge that can be acquired through instruction. वेल डिफाइंड है। जैसे अगर आपको सीए करना है, हमारे इंडिया में सीए करना है तो सिंपल सा है, पहले सीए फाउंडेशन दो, फिर सीए इंटरमीडिएट दो, और लास्ट है सीए फाइनल। हमें ये तीनों एग्जाम देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? हमें कहीं ना कहीं ये तीनों एग्जाम दे के सीए की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी कि नहीं? हमें ये तीनों एग्जाम देके कहीं ना कहीं सीए की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। तो दैट इज एकदम वेल डिफाइंड है। वैसे हमारे मैनेजमेंट भी होता है। आपने 11वीं में बीएसटी पढ़ा, 12th में पढ़ोगे, फिर कॉलेज में पढ़ोगे, फिर आप बीकॉम कर लो, फिर एमकॉम कर लो, फिर एक्स्ट्रा करना तो एमबीए कर लो, जो भी आपको करना कर सकते हो, वेल डिफाइंड है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे कि अगर आप सीए कर रहे हो, जब तक आप सीए की डिग्री हासिल नहीं कर लेते वो एग्जाम दे के, तब तक आप सीए कहलाओगे क्या? जब तक आईसीए द्वारा जो सीए के एग्जाम हो रही है, जब तक आप उस डिग्री को हासिल नहीं कर लेते, क्या सीए कहलाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। To become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified examination conducted by Institute of Charter। कि गाइस, अगर आपको सीए कहलाना है तो सबसे पहले जाके आपको सीए की फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों के पेपर क्लियर करने पड़ेंगे कि नहीं? जब तक आप ये पेपर क्लियर नहीं कर लेते, तब तक आप एग्जाम दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके का रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्लियर है क्या? हमें कहीं ना कहीं वो एग्जाम क्लियर करने की जरूरत है। नेक्स्ट है गाइस प्रोफेशनल एसोसिएशन। कि गाइस अगर आप सीए, देखो एग्जाम देने की बारी आई, डिग्री देने की, हासिल करने की बारी आई, तो पॉइंट हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब आपने एग्जाम दे दी, डिग्री ले ली, तो भी अब डिग्री कौन देता है? आपको डिग्री कौन दे रहा है? ये देगा प्रोफेशनल एसोसिएशन। जब बात ये आ रही है कि अगर आपको सीए की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपको आईसीएआई का बनना पड़ेगा मेंबर। क्या बनना पड़ेगा? मेंबर। और उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी सीओपी। सीओपी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कहीं ना कहीं हमें आईसीएआई का मेंबर बनना पड़ेगा कि नहीं? जब तक हम इसका मेंबर नहीं बन जाते, तब तक हम सीए की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? क्या गाइस, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें आईसीएआई का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं हमें उसका मेंबर, कहीं ना कहीं हमें उसका सदस्य बनना पड़ेगा। एक बार मैं उसका सदस्य बन गया, फिर ही मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन में 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले ये आपको देता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और दूसरा है ये बनाता है सीओसी, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन में डिफरेंस है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या बोलता है कि आपको कहीं ना कहीं एक एग्जाम देनी पड़ेगी, डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, फिर आगे चल सकते हैं। और प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या बोलता है? आपको इस एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हासिल करना पड़ेगा। और ये जो हमारा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन का एक और काम है। दूसरा काम क्या है? ये बनाते हैं कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशनल एसोसिएशन विच आर रेगुलेट ग्रांट सर्टिफिकेट टू बी एबल टू प्रैक्टिस इंडिया। हर एक को कहीं ना कहीं मेंबर, जैसे कि कोई भी इंडिया के लॉयर्स होंगे, उनको किसका मेंबर बनना है? हमारे इंडिया के लॉयर्स को किसका मेंबर बनना है? दे हैव टू बी द मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, हर किसी को नियम, कायदे, कानूनों का पालन करना पड़ता है। अब आप सीए हो, तो अब मैं आपको बता दूं, सीए में ना फाइनल में जाके एक वो फाइनल में ऑडिट में इनफैक्ट 30 मार्क्स के तो यही कोड ऑफ कंडक्ट आते हैं। एज अ सीए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करने हैं, क्या नियम है। डिग्निटी है आपके साथ, एक बहुत नाम जुड़ा हुआ है, एक इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा हुआ है, आप नाम खराब नहीं कर सकते, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अब मैं इसमें से आपको बात बताऊं तो तीनों पॉइंट में तो हमने मैनेजमेंट डिस्कस ही नहीं किया। हम डिस्कस करते हैं, क्या मैनेजमेंट में कोई डिग्री चाहिए?
आज आपके पापा आपकी दुकानों को मैनेज कर रहे हैं, कोई डिग्री है क्या? कोई डिग्री विग्री चाहिए? कोई नहीं चाहिए। दूसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन किसी का मेंबरशिप लेने की चाहिए? नहीं, बनी हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करके बना हुआ भी है, कुछ मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप चीजों को मैनेज करो। और लास्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं क्या? नहीं, बट आज की डेट में लग एक नियम कायदे कानून फॉलो करने लगे। हर कोई इंसान कहीं ना कहीं एथिकली, ईमानदारी, सिस्टमैटिकली अच्छे से व्यापार कर रहा है कि नहीं? हर कोई इंसान कहीं ना कहीं एथिकली, ईमानदारी अच्छे से काम भी कर रहा है। और लास्ट है सर्विस मोटिव। कोई भी इंसान प्रोफेशन में एक ही मोटिव के साथ काम करता है, अपने क्लाइंट को सर्व करना। क्या गाइस? हमारा एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है, कहीं ना कहीं हमें हमारे क्लाइंट की सर्विस देना। बट मैनेजमेंट में मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब हम मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। द बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट। सर्व द क्लाइंट का मतलब है कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गाइस हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या ले जाना चाहते हैं मित्रों? हम कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हम इस अपनी सोसाइटी को कहीं ना कहीं आगे ले जाना चाहते हैं। क्लियर है? चलो, मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, तो अभी तक है नहीं, प्रोफेशनली बन रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ मार्क ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. It is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principle of variety of business situation. This knowledge been acquired at different college institute. हमारे मैनेजमेंट में बहुत सारी थियरीज है ना। लोग हार्वर्ड जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, पढ़ के मैनेजमेंट पढ़ के आते हैं, फिर बोलते हैं हमारा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हम हार्वर्ड ग्रेजुएट, और जाके वो अपने बिजनेस में लगाते हैं कि नहीं, और काम करते हैं बिल्कुल। And through a number of books and journals, the subject of management taught at different institution. जैसे हमारे इंडिया में ना IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हम यहाँ जाके क्या कर रहे हैं? सब चीजें तो पढ़ रहे हैं। Some of this have been set up with a specific purpose. जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs का फोकस क्या है भाई? अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? बट देयर इज नो, बट गाइस सीधी सी बात, इन सब में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम देके आना पड़ता है। बट क्या एक नॉर्मल सिचुएशन में जो कोई इंसान बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसको क्या कहीं कोई डिग्री, उसको क्या कोई क्वालिफिकेशन, उसको क्या कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नहीं चाहिए, कर सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू बी एज मैनेजर। कोई भी एक कंपनी का मैनेजर बन सकता है कि नहीं? जैसे कि आपको डॉक्टर करना है तो डिग्री चाहिए, लॉयर करना है तो डिग्री चाहिए, सीए करना है तो डिग्री चाहिए। मुझे बिजनेस करना है, जेठालाल की तरह मैनेज कर रहा हूं मैं 4-5 लोग को, डिग्री चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, इसके लिए कोई डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बट प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड टू बी डिजायरेबल। पर आज की डेट में जो कंपनी के टॉप लेवल या मिडिल लेवल पे हम लोगों को रखते हैं, हम कहीं ना कहीं क्वालिफाइड, हम कहीं ना कहीं टैलेंटेड लोगों को रखते हैं कि नहीं? रखते हैं कि नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। There are several associations of practicing in India like AIM that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं जो हर एक मेंबर को एकदम सीरियसली फॉलो करने के नहीं। बिल्कुल। No compulsion for managers to be members, nor does have any statutory backing. क्या हमें इसका मेंबर बनना जरूरी है? हम में से किसी के भी पापा इस एमा के मेंबर है क्या? एमा और इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन कोई मकसद नहीं है, कोई इसका नहीं है, ठीक है? जो मैंने आपको पढ़ा है वही सारी चीजें लिखी है। लास्ट पॉइंट है द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंसान मैनेजमेंट क्यों कर रहा है? भाई साहब, जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करना। क्या समाज वो एक हो सकता है, पर मेजॉरिटी लोगों का मैनेजमेंट करने का मकसद एक है बॉस, दैट इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हर कोई इंसान मैनेजमेंट क्यों कर रहा है? एक ही मकसद, एक ही टारगेट के साथ, दैट इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर है गाइस? क्लियर है कि नहीं? इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हुए, सिर्फ हमारे 3 टॉपिक बचे, लेवल, कोऑर्डिनेशन और वो। तो अब इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हुए, जिसका नाम है गाइस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गाइस कहीं ना कहीं 3 लेवल होते हैं, जिनका नाम है टॉप, एक का नाम है मिडल और एक का नाम है ऑपरेशनल।
ठीक है। एव 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल को हम पढ़ेंगे, एक है टॉप, एक है मिडल, लोअर मत रखो प्लीज गाइस, इसको रखो ऑपरेशनल, प्लीज लोअर मत याद रखना, ऑपरेशनल याद रखना। अब सबसे पहले जो टॉप लेवल होता है, दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, द चेयरमैन, द चीफ एसीए, द प्रेसिडेंट। देखो याद रखना, भले ही प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों के दोनों आते हैं हमारे टॉप लेवल पे। ये चीज को हमेशा याद रखना, क्या बॉस, कि अगर प्रेसिडेंट की बात की जा रही है या वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, ये दोनों के दोनों हमेशा रहेंगे हमारे लिए टॉप लेवल पे। ये चीज याद रखना, एकदम दिमाग में बिठा लो, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों के दोनों टॉप लेवल पे। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल, हेडिंग जैसे कि मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, सेल्स हेड, सीईओ, सीएफओ, मार्केट, ये सारे जो भी हमारे हेड्स है ना, जितने भी हेड्स है वो सारे के सारे कहां पे आते हैं, टॉप लेवल। अब इनका काम क्या है, अब बहुत सारे काम बता रहा हूं। देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उन सब के एलिमेंट, उन सब के एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं साथ में लेकर चलना है कि नहीं, सबको कोऑर्डिनेट करके चलना है कि नहीं। प्रोडक्शन हो, परचेज हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, सारे डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं साथ में कोऑर्डिनेट करके एक साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। क्लियर वर्ड है कोऑर्डिनेट। हमें प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना है ताकि हम क्या अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दिस टॉप लेवल मैनेजर्स, अब सेकेंड एक बड़ा कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल। क्या चीज की जिम्मेदारी होती है, फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल, कि भाई हमें मेक श्योर करना है जो कंपनी टॉप लेवल, मतलब जिसने कंपनी बनाई है, उसका मकसद होगा ना कि उसकी कंपनी एकदम आगे जाए, उसकी कंपनी हर सिचुएशन में सरवाइव करे। उसके बाद तीसरा एक और उसका काम होता है, तीसरा, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। आसपास अगर माहौल बदल रहा है, आसपास अगर कुछ चेंजेस हो रहे, उस हिसाब से कुछ चेंज करना। आपका कॉम्पिटिटर कुछ नया लेकर आया, गो मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, सरकार के कुछ नए नियम कायदे कानून आए, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे भी अपना बिजनेस, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे भी अपना व्यापार चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। यस सुनो, उसके हिसाब से मुझे अपना बिजनेस, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे अपना व्यापार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ये बिजनेस है, 3 चीजें अभी तक क्या बताई, कोऑर्डिनेट करना, सर्वाइवल देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट। दे फॉर्मुलेट, सबसे मेन काम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है, क्यों बनाया गया है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लक्ष्य है जो हम अचीव करना चाहते हैं। जब कभी भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका एक मकसद होता है, उसका एक टारगेट होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज। अब गाइस एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, लोगों को लगता है कि टॉप लेवल वाले मजे से बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े एसी में बैठते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब एक कंपनी स्टार्टअप होती है ना, आज हमारी कंपनी के गौरव मुंजाल सर इज द फाउंडर, तो सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं, क्या हो गया, क्यों आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। द टॉप लेवल लाइफ इज सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उन्हें सोचना है ऐसा हम क्या करें जिससे हम हमारे बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब गाइस ये हो गया, मैंने सारे बता दिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट करना, वेलफेयर के बारे में सोचो, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका इंपैक्ट और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव गोल्स वगैरह बनाना। अब नेक्स्ट है मिडिल मैनेजमेंट। ये कहीं ना कहीं लिंक होता है वही टॉप और ऑपरेशनल लेवल पे। ये कहीं ना कहीं टॉप के लिए हो जाएंगे सबऑर्डिनेट, बट जो हमारे ऑपरेशनल है उसके लिए हो जाएंगे सुपीरियर, जिनको कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइन, देखो ऑपरेशनल वाले को फर्स्ट लाइन मैनेजर बोलते हैं, क्यों, वो मैं ऑपरेशन में बताऊंगा। दे आर यूजुअली नोन एज डिविजनल हेड्स, और डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सारे के सारे जो भी हेड्स होंगे ना, सारे डिपार्टमेंट हेड्स, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, सब मिडिल मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान। जो भी हमारे टॉप लेवल ने प्लान बनाया है, जो भी हमारे टॉप लेवल ने स्ट्रैटेजी बनाई है,
उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उसको लागू कौन करता है? एक ही जन, दैट इज द मिडल लेवल मैनेजर। मिडल लेवल मैनेजर का सिर्फ एक ही काम है, जो हमारे टॉप, बहुत सारे काम है उसमें से एक काम यह है, टॉप लेवल ने जो भी काम किया है उसको इम्प्लीमेंट करना। उसके अलावा भी और सारी चीजें हैं। सबसे पहले यही सारी चीजें, इंटरप्रेट द पॉलिसी, जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाया उसको इंटरप्रेट करो। दूसरा, अब गाइस 3 चीजें होती है, ये हर कोई डिपार्टमेंटल हेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपोज एक प्रोडक्शन मैनेजर की, तो उसके क्या काम होंगे? सबसे पहले उसके डिपार्टमेंट में जितने लोग चाहिए उसके पास उतने लोग होने चाहिए। जो भी वो टास्क कर रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए उसको जितने एम्प्लॉयज चाहिए, उसके लिए उसको जितने लोग चाहिए, उसके उतने लोग होने चाहिए। जो भी लोग है 50, 100, 150, 200, उन लोगों को कहीं ना कहीं काम असाइन करना कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। अब लोगों को काम, हमने काम असाइन कर दिया, उन लोगों को मोटिवेट करना भी तो जरूरी है कि नहीं? 3 चीजें। सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट में जितने लोगों की जरूरत है, आपके डिपार्टमेंट में उतने लोग होने चाहिए। आपके डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हमें काम असाइन करना है। एक बार हमने काम असाइन कर दिया, आप उनको रेगुलर बेसिस मोटिवेट भी तो करना है, जगाना भी है। ठीक है, 3 चीजें याद होगी, लेकर आओ, काम दो, मोटिवेट करो, कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना है कि नहीं। एक डिपार्टमेंट वाले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, प्रोडक्शन को परचेस के साथ, परचेस को सेल्स के साथ, हर एक डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोऑपरेट करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है। ठीक है, प्रोडक्शन को परचेस सेल्स के साथ, परचेस को सेल्स मार्केटिंग के साथ, हर एक के साथ कोऑपरेट करके चलना। जब सबको साथ में कोऑर्डिनेट करने की बात आए, टॉप लेवल। जब कोऑपरेट करने की बात आए तो मिडल लेवल। ठीक है, चलो 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 गाइस। नेक्स्ट, सुपरवाइजरी फोरमैन एंड सुपरवाइजरी कंप्राइजेस द लोअर लेवल इन द हायरार्की। सुपरवाइजरी ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली हमारे वर्कर्स को देख रहे हैं। किसको देखते हैं? ये सुपरवाइजरी लेवल कहीं ना कहीं हमारे वो लोग होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज पर नजर रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं। Their authority and responsibility is limited according to the plan। जो भी टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से ही उनके पास पावर्स और जिम्मेदारियां होती है। नेक्स्ट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस ये ही वो लोग हैं। क्या गाइस? ये ही वो लोग हैं। एक सेकेंड गाइस। यही वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं, यही वो जो लोग हैं जो एक्चुअल में वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए इन्हें हम कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्यों? अगर हमारे वर्कर्स को कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले आके इनको बताएंगे। और गाइस, हमारे मैनेजर्स को भी वर्कर्स तक कुछ बात पहुंचानी है तो कौन बताएगा? ऑपरेशनल। हमारे वर्कर्स के लिए तो भगवान कौन है? ऑपरेशनल वाले। तो ये होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। हमारे वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, सबसे पहले वो बताने वाले इन ऑपरेशनल को। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एक तरीके के फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक है, आप सोचते हो सबसे नीचे फर्स्ट लाइन क्यों हुआ? इन वर्कर्स के लिए तो सबसे पहले हुआ ना। वर्कर्स को कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले वो इन्हें ही बताएंगे। ठीक है, थ्रू द एफर्ट्स। अब इसके इंपॉर्टेंट का, उनकी मेहनत से क्या होता है? वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रखते हैं। वेस्टेज कम हो, हमारे एम्प्लॉयज को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहना, सारी चीजें इनका काम है। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क डिसिप्लिन बाय द वर्कफोर्स। पर इसी के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट मैटर नहीं करता। जो वर्कर्स को आप मैनेज कर रहे हो, वो वर्कर्स भी एकदम मन लगा के, जी जान से, एकदम फुल एफर्ट से काम करने चाहिए। तो इसी के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल। मिडिल लेवल में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मिडिल लेवल में आते कौन है? सारे फोरमैन, क्या हमारे सेक्शन ऑफिसर, या जो हमारे होते हैं ना सुपरवाइजर्स, ये सारे लोग आते हैं सुपरवाइजर, जो कहीं ना कहीं वर्कर्स को डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं। अब लास्ट है गाइस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने याद है आपको बताया था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, जहां पे हम टास्क को इफेक्टिव और एफिशिएंसी, ये तो सिखा दिया सर, अब प्रोसेस भी बता दो।
तो प्रोसेस में कुछ नहीं है, प्रोसेस में हमारे 5 फंक्शंस होते हैं। कितने? 5। एक है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कितने फंक्शंस है? कहीं ना कहीं हमारे 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब शुरू करते हैं। सो प्लानिंग इज द फंक्शन। एडवांस में सोचो क्या करना है, कैसे करना है। हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे सोच रहे हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है। कि भाई मुझे पढ़ाई करनी, हाँ सर पढ़ाई करनी है, कैसे करना है, पढ़ाई करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो दैट्स डिसाइड करना एडवांस में। जो हम आगे का सोच रहे हैं ना, कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, हम आगे कैसे करेंगे, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। This implies setting goals in advance and developing a way किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे। प्लानिंग, हम प्लानिंग प्रॉब्लम, देखो प्लान करने से हम किसी भी समस्या को रोक नहीं सकते, बट हम उस समस्या के लिए तैयार हो सकते हैं। प्लानिंग में एक ऐसी उसकी इंपॉर्टेंस भी है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। आप प्लानिंग चैप्टर में पढ़ोगे, प्लान हम करते हैं। देखो आप पढ़ाई प्लान कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 100% आपके 100% आ जाएंगे, बट अगर आप ढंग से पढ़ते हो, मन लगा के पढ़ते हो, तो आ सकते हैं। ये गारंटी है कि आप बिना प्लानिंग के पढ़ो तो नहीं आने, बट आप प्लान करके पढ़ोगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो भी ड्रीम रिजल्ट है या ड्रीम कॉलेज है या ड्रीम मार्क्स है, आप उसको अचीव कर सकते हो। तो ये है प्लानिंग। अब एक बार हमने प्लान कर लिया कि सर हम इतने अच्छे नंबर लाने हैं, अब हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि नहीं, कि सर सुबह 7 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर आके 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा ब्रेक लेंगे, फिर 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। ये शेड्यूल बनाना जरूरी है कि नहीं? वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। सर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सर एक परचेज होगा, एक सेल्स होगा, एक मार्केटिंग होगा। हर एक डिपार्टमेंट के नीचे 3-3 मैनेजर होंगे, हर एक मैनेजर के पास 20-20 एम्प्लॉय होंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनाने की बात होती है, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ग्रुपिंग करना, अथॉरिटी इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कि वंस अ स्पेसिफिक एस्टैब्लिश or once the specially has been established for the accomplishment of organizational goal, the organization function examines the activities and resources required। कि भाई साहब उस टास्क को कैसे करेंगे, कि सर हम अलग अलग बना देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक बना देंगे सर, हम परचेज डिपार्टमेंट एक बना देंगे सर, हम सेल्स डिपार्टमेंट, और एक बना देंगे सर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का बजट सर इसको हम दे देंगे 1 करोड़ का बजट, इसके नीचे सर 2 मैनेजर्स और होंगे, हर मैनेजर के पास सर 20-20 एम्प्लॉयज होंगे। हमने कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना दिया, बता दिया जो लोग होंगे, अगर कहीं ना कहीं हमारे पास लोग हैं तो काम दे दो, भाई तू प्रोडक्शन देख ले, तू मैनेजर देख ले, ये देख ले, वो देख ले। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आपने काम असाइन कर दिया, वो भी ऑर्गेनाइजिंग। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज भी एक रिसोर्स है ना, उनको भी काम दे दिया। बट अब आपको चाहिए थे कहीं ना कहीं 100 लोग, आपके पास है सिर्फ 70 लोग, तो 30 लोग कम पड़ गए, तो आप क्या करोगे? हमें चाहिए थे 100 लोग, पर हमारे पास है 70 लोग, तो 30 लोग कम पड़ गए ना। अब ये 30 लोगों को कहीं ना कहीं बाहर से ढूंढ के लाओगे कि नहीं? ये जो 30 लोग कम पड़ गए, इनको कहीं ना कहीं बाहर से ढूंढ के लाएंगे। दैट्स कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्टाफिंग। राइट पीपल को ढूंढ के लाओ। जो भी काम करने के लिए हमें लोग कम पड़ गए, या जो काम टास्क करने के लिए एम्प्लॉयज कम पड़ रहे हैं, तो जो क्वालिफिकेशन, सपोज आपको प्रोडक्शन वाला चाहिए तो प्रोडक्शन लेकर आओ, परचेस वाला चाहिए परचेस का लेकर आओ, हमें सेल्स वाला चाहिए सेल्स लेकर आओ, हमें मार्केटिंग वाला चाहिए मार्केटिंग लेकर आओ। जो भी स्किल सेट का चाहिए उसको लेकर आना, दैट्स कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, मेक श्योर दैट राइट पीपल आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारे जो भी एम्प्लॉयज है सही समय पे हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए कि नहीं, ताकि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट है, कहीं ना कहीं हम उसको अचीव कर ले कि नहीं, कहीं ना कहीं हम उसको अचीव कर ले कि नहीं कर ले। बिल्कुल कर ले। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हमने लोगों को लेकर आ गए, अब जो एम्प्लॉयज को हम लेकर आए हैं उनको एक दिशा बतानी जरूरी है, किस तरीके से काम करेंगे, कैसे अच्छे से लीड करो, इन्फ्लुएंस करो, मोटिवेट करो, गाइड करो, ताकि जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स है, कहीं ना कहीं उसको अचीव कर पाए। डायरेक्टिंग में सिर्फ एक ही फोकस किया जाता है कि भाई साहब हमारे सारे एम्प्लॉयज को गाइड करना, हमारे सारे एम्प्लॉयज को एक रास्ता दिखाना, एक वे बताना कि ये टास्क, ये काम इस तरीके से होगा।
अपने एम्प्लॉयज़ को बताना, बॉस ये टास्क को, ये काम को ऐसे करेंगे, तो दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिंग। लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज ताकि वो टास्क को कर सके। दिस रिक्वायर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एटमोसफियर। ऐसा माहौल बनाओ कि जो भी एम्प्लॉयज है एकदम मन लगा के एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। और लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। वो क्या बोलता है कि भाई साहब, यहाँ पे आपको पता है ये चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि गाइस एग्जाम में इधर से आता नहीं है, इनके अलग अलग से चैप्टर्स है, तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, देखो क्या पढ़ाई सही चल रही है, देखो क्या ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना, जो भी हमने टारगेट रखे थे, जो भी हमने बेंचमार्क रखे थे, जो भी हमने एम रखे थे, जो भी सॉरी गाइस बीच में फ्लिकर हुआ, जो भी मेरा टारगेट था, जो भी मेरा गोल था, जो भी मेरा लक्ष्य था, क्या हम उसको अचीव कर पा रहे, क्या उसको हम कहाँ चेक करते हैं, कंट्रोलिंग में। अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। An organization system made of different interlink. A manager has to link जितने भी डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्स ग्रुप है, हमें कहीं ना कहीं सबको साथ में लेकर चलना है ना। आज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कितना भी कर लो, जब तक हम इन सारे फंक्शंस को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, जब तक इन सारे फंक्शन को हम इकट्ठे लेके नहीं चलेंगे, कोई फायदा है क्या? नहीं। हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को साथ में लेकर चलना है। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये सब मोतियां है। इन मोतियों को जो एक धागे से हम जोड़ते हैं, इन मोतियों को जो हम एक धागे से जोड़ते हैं, उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ये सारी एक्टिविटी को सिंक करना, वर्ड याद रखना, सिंक्रोनाइजेशन। दैट कंसेप्ट सिंक्रोनाइजेस ऑल द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा फंक्शन है, सिंपल सा टास्क है कि जितने भी सारी एक्टिविटीज है, जितने भी सारे फंक्शंस है, हमें इन सारी एक्टिविटीज को, इन सारे फंक्शंस को साथ में सिंक करके साथ में लेकर चलना है। Coordination is the force that binds all other function of management. It is a common thread. Dash is a common thread जो सारे फंक्शन, सारे एक्टिविटीज में रन करता है। Coordination, all the function is common thread, because sometimes consider separate function. ये एक importance है। अगर सारे एम्प्लॉयज आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे, डिशुम कर रहे, हेलो, हाँ, पता नहीं बीच में कहीं से वीडियो फ्लिकर कर रहा है, कहीं तक थोड़ा सा वायर लूज हो गया है। तो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं मेक श्योर करता है हमें सारे एम्प्लॉयज को मिलकर एक साथ इकट्ठे काम करवाना है। चलो नेक्स्ट है, अगर आपको वीडियो फ्लिकर भी हो तो टेंशन मत लो, मेरे ख्याल से ऑडियो तो आप लोगों को आ ही रहा होगा, तो टेंशन मत लेना। हाँ ठीक है, अब गाइस आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स पढ़ते हैं। सीधा फीचर्स आ जाते हैं गाइस। मेरे को सब वीडियो पे डर लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हो गया है, लास्ट के 10 मिनट में बिगड़ेगा तो मैटर खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के एम्प्लॉयज है। यूनिफाइज अनरिलेटेड सोच वाले लोगों को, एक जैसे नहीं दिखने वाले लोगों को कहीं ना कहीं हम साथ में लेके चल रहे हैं। एक जैसे कि रिलायंस, टाटा, कितने लाखों एम्प्लॉयज इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। एज अ ओनर इनका फर्ज है कि नहीं, ये सारे एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं मिलकर काम कर रहे हैं। दैट इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब गाइस एक कोऑर्डिनेशन में क्या होता है गाइस, अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, मार्केटिंग। हमें कहीं ना कहीं मेक श्योर करना है ना कि हर एक डिपार्टमेंट हेड, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, सेल्स हो, ये सारे डिपार्टमेंट वाले भी कहीं ना कहीं मिलकर काम कर रहे हैं। श्योर, इन द प्राइवेटाइजेशन इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स। देखो जब डिपार्टमेंट की बात हो रही हो तो यूनिटी ऑफ एक्शन, जब एम्प्लॉयज की बात हो रही हो इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, ऑल एक्शन अचीविंग द गोल एट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस। क्या कोई भी इंसान एक बार दो बार कोऑर्डिनेशन कर रहा है ना? हर बार लगातार बार धन धन फटफट जल्दी करता रहेगा कि नहीं?
कोऑर्डिनेशन किस टाइप का है, एक कंट्री तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है कि नहीं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लगता है कि नहीं, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक लेवल को कहीं ना कहीं साथ में लेके चलना है, बिल्कुल। द परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल्स, सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल, हर जगह कोऑर्डिनेशन। अपुनिज भगवान है, दुनिया का हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन लगता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, हर एक लेवल ऑफ मैनेजर की कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन एक जिम्मेदारी है कि नहीं, एक कर्तव्य है, बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर का काम क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करना। मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है अपने डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना। और जो हमारा ऑपरेशनल लेवल है, कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस, सोच समझ के करना है कि नहीं। जब भी इंसान कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, उसको काम को कोऑर्डिनेट एकदम सोच, ऐसे नहीं बस करने के लिए कर दिया। जब भी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सोच के करो, एकदम सोच समझ के दिमाग लगा के करना है। ठीक है, अब एग्जाम में एक चीज आती है, डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन क्या बोलता है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज आपस में पीसफुली रहे। कोऑर्डिनेशन मतलब काम करे। गाइस, एम्प्लॉयज पीसफुली रह रहे बट काम ही नहीं कर रहे, कुछ काम का कोई मतलब नहीं है। काम तो हो रहा है बट एक दूसरे को इज्जत नहीं दे रहे, कोऑपरेशन है, तो एम्प्लॉयज का मन नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं इज्जत भी देनी है और काम भी करना है। तो दैट्स अ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चलनी चाहिए। अब लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होते जाएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, दैट इज कहीं ना कहीं ग्रोथ इन साइज। नेक्स्ट है गाइस हमारा, अब जैसे कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जैसे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, हमें मेक श्योर करना है कि नहीं सारे डिपार्टमेंट के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन हो। जितने लोग होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट, अब ये सारे डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं हमें साथ में लेकर चलना है, बिल्कुल। और लास्ट है, अब जैसे जैसे डिपार्टमेंट बनेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, हम कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स को हायर कर लेंगे उस डिपार्टमेंट में, और सब एक्सपर्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड लेकर आ रहे हैं। तो हमें मेक श्योर करना है इन स्पेशलाइज्ड के बीच में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक थोड़ा सा फास्ट करा है बिकॉज मेरे को थोड़ा सा सर्वर इशू लग रहा है। आप कमेंट करके बता देना, मैं इसका अलग से एक वीडियो भी बना के डाल दूंगा। आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। टाटा, बाय बाय, बाय गाइस।